हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म रोज स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा। जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट हर बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। सो इस बार भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइबर सुरक्षा। देखिए, ये जो शब्द है आपका साइबर सुरक्षा, ये अपने आप में काफी विस्तृत है, काफी एक्सटेंसिव वर्ड है जिसके अंदर हमको कई सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जैसे साइबर अपराध क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हैकिंग का क्या मतलब होता है, हैकर्स कौन होते हैं, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, वायरस क्या होता है, वायरस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वायरस से कैसे बचा जा सकता है, या साइबर अपराधों से बचने के लिए, साइबर हमलों से बचने के लिए कौन कौन सी तकनीकें, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी को हमको साइबर सुरक्षा के अंदर पढ़ना होता है और इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक के अंदर शुरुआत करेंगे साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम से, जिसके अंदर हम समझेंगे कि साइबर अपराध क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, साइबर क्राइम को समझने से पहले हम लोग साइबर शब्द के अर्थ को समझेंगे कि साइबर का मतलब क्या होता है। देखिए, साइबर आपका एक उपसर्ग, एक प्रीफिक्स है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के साथ संबंध को दर्शाता है। बेसिकली जो कुछ भी आईटी से संबंधित है वो सब आपका साइबर के अंदर माना जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गए, आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो कि आईटी से जुड़ी हुई हैं, इन सभी को साइबर के अंदर शामिल किया जाता है। क्लियर है? सो साइबर का मतलब समझ में आया आपको? साइबर बेसिकली एक प्रीफिक्स है जो कि आईटी के साथ अपने संबंध को दर्शाता है, यानी जो कुछ भी आईटी से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ साइबर के अंदर आता है। आपके जितने भी कंप्यूटर डिवाइस हैं वो सब आपके साइबर के अंदर शामिल किए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, साइबर के बाद जो अगला वर्ड है वो है आपका साइबर स्पेस। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आपके संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क फैले हुए हैं और इनके अंदर करोड़ों अरबों कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि लगातार सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं और सूचना का भंडारण कर रहे हैं। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया भर, पूरी दुनिया में आपके नेटवर्क फैले हुए हैं, संचार नेटवर्क फैले हुए हैं, इनके अंदर जो करोड़ों अरबों डिवाइस लगे हुए हैं, इनकी अपनी एक दुनिया है, इनका अपना एक वर्ल्ड है जहां पर लगातार सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है और सूचना को भंडारित किया जा रहा है, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है। सो इनकी इसी काल्पनिक जगत को, इनकी इसी काल्पनिक दुनिया को बेसिकली हम साइबर स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है? सो जो साइबर स्पेस है बेसिकली आपको एक प्रकार का वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रदान करता है जहां पे लोग आपस में ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और अपने बिजनेसेस कंडक्ट करते हैं। सो ये जो आपका काल्पनिक जगत है आपके इन संचार नेटवर्कों का, जहां पर लगातार सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और सूचना को स्टोर किया जा रहा है, यही आपका साइबर स्पेस कहलाता है। क्लियर है? सो हम बोल सकते हैं दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया जाता है। आपके जो भी स्मार्टफोन हो गए, स्मार्ट घड़ी हो गए या इंटरनेट से जुड़े आपके जो भी उपकरण हैं, ये सभी आपके साइबर स्पेस के अंदर आते हैं। क्लियर है? सो साइबर स्पेस का मतलब समझ में आया आपको? साइबर स्पेस के बाद अब हम समझेंगे कि साइबर क्राइम का क्या मतलब होता है। देखिए, साइबर क्राइम से मतलब ऐसे क्राइम से है जिसे आईटी टूल्स की मदद से किया गया हो, जो साइबर स्पेस में किया गया हो, यानी ऐसा क्राइम जिसे करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल जैसे आईटी टूल्स की मदद ली गई हो। तो इस प्रकार का जो अपराध है वो आपका साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहलाता है। क्लियर है? तो साइबर अपराध से मतलब बेसिकली ऐसे अपराध से है जिसे करने के लिए आईटी टूल्स की मदद ली जाती है। जैसे किसी को धमकी भरा ईमेल भेजना या किसी को धमकी भरा मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेजना जिससे कि सामने वाला डर जाए, उसके मन में भय पैदा हो जाए, या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना
ताकि उसको सार्वजनिक रूप से सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, या किसी के कंप्यूटर में वायरस फैलाकर उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको चुरा लेना। तो ये जितने भी अपराध हैं, ये सारे अपराध आपके साइबर क्राइम के अंदर आते हैं, बिकॉज इन सभी अपराधों को करने के लिए आईटी टूल्स की जरूरत पड़ती है, यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल जैसे आईटी टूल्स की मदद से ये अपराध किए जा सकते हैं। सो इसी वजह से ये सारे अपराध आपके साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। क्लियर है? सो साइबर क्राइम का मतलब समझ में आया आपको? ऐसा क्राइम जो आईटी टूल्स की मदद से किया गया हो, वो आपका साइबर क्राइम कहलाता है। अब अगर इसी को हमको डिफाइन करना एक डेफिनेशन के रूप में, तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो या किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचता हो, साइबर अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बाद जो अगली टर्म है आपकी, वो है आपकी साइबर सुरक्षा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइबर सुरक्षा है एक बहुत व्यापक अवधारणा है, और इसके अंदर बेसिकली वो सारी तकनीकें, प्रक्रियाएं, वो सारे मेथड, प्रोसीजर, वो सारे कंट्रोल्स शामिल किए जाते हैं जिनकी मदद से साइबर हमलों से सिस्टम की, नेटवर्क की या डिवाइस की या आपके डेटा की सुरक्षा की जा सकती है। क्लियर है? तो बेसिकली साइबर सुरक्षा के अंदर हम इन्हीं तकनीकों, इन्हीं प्रक्रियाओं, इन्हीं कंट्रोल्स का यूज करते हैं जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम की, नेटवर्क की या अपने डेटा की साइबर हमलों से सुरक्षा करते हैं। तो ये कहलाता है आपका साइबर सुरक्षा। अब देखिए, जो साइबर सुरक्षा है इसके 3 मेन गोल होते हैं। इसके अंदर 3 मेन गोल होते हैं। इसमें से पहला गोल कहलाता है आपका गुप्तता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा कहलाता है आपका अखंडता यानी इंटीग्रिटी, और तीसरा कहलाता है उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। ठीक, तो ये 3 आपके साइबर सुरक्षा के गोल हैं, और अगर आपको साइबर सुरक्षा को मेंटेन करना है तो आपको इन तीनों गोलों को फुलफिल करना होता है। अगर इनमें से कोई भी गोल फुलफिल नहीं हो पाता है तो उस केस में आपकी जो साइबर सुरक्षा है वो भंग हो जाएगी, उसका उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है? जैसे इसमें जो पहला गोल है वो है आपका गुप्तता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि अगर किन्हीं 2 एंटिटी के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। मान लीजिए ए बी को कोई मैसेज भेजता है, सो यहां पर ए ने बी को जो मैसेज भेजा है, ये मैसेज केवल बी के पास ही पहुंचना चाहिए, यानी केवल बी को ही इस मैसेज को एक्सेस करना चाहिए। अगर बीच में कोई तीसरा इंसान इस मैसेज को रीड कर लेता है या इसको एक्सेस कर लेता है, तो यहां पर इस मैसेज की, इस इंफॉर्मेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी इसकी जो गुप्तता है, वो इसकी भंग हो जाएगी, और इसकी गुप्तता भंग होते ही जो साइबर सुरक्षा है इसका उल्लंघन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, जो दूसरा गोल है वो है आपका अखंडता यानी इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो मैसेज भेजा जा रहा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना हो, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन ना हो, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। जैसे इस केस में ए ने बी को जो भी मैसेज भेजा है, तो बी के पास मैसेज उसी रूप में पहुंचना चाहिए जिस रूप में ए ने बी को मैसेज भेजा था। यानी ए ने जो ओरिजिनल मैसेज बी को भेजा था, सेम वही मैसेज बी को मिलना चाहिए। अगर बीच में इस मैसेज में कोई बदलाव कर दिया जाता है, इसके साथ किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, तो इस मैसेज की जो इंटीग्रिटी होगी, यानी इसकी जो अखंडता होगी, वो क्या हो जाएगी? वो उसकी भंग हो जाएगी, और मैसेज की इंटीग्रिटी भंग होते ही जो साइबर सुरक्षा है इसका उल्लंघन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो आपका तीसरा गोल है वो है आपका उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। देखिए, उपलब्धता का मतलब बेसिकली आपके रिसोर्स की उपलब्धता से है। यहां पर रिसोर्स का मतलब है आपका कोई हार्डवेयर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई डेटा हो। सो बेसिकली अगर आपका कोई ऑथराइज यूजर है जो किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए ऑथराइज्ड है, यानी उसको परमिशन मिली हुई है कि वो उस रिसोर्स को यूज कर सकता है, सो इस केस में यहां पर इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो ऑथराइज यूजर है वो अपने हिसाब से उस रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज कर पाए। अगर वो उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहा है तो उस केस में ये माना जाएगा कि उसके पास जो रिसोर्सेज की उपलब्धता है उसकी क्या हो गई है? उसकी कमी हो गई है। जैसे मान लीजिए
कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसे यूज करने के लिए किसी यूजर को परमिशन मिली हुई है, यानी वो ऑथोराइज यूजर है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। सो इस केस में इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो ऑथोराइज यूजर है वो अपने हिसाब से प्रॉपर्ली उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाए। अगर वो सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रहा है तो ये माना जाएगा कि उस यूजर के पास रिसोर्सेज की उपलब्धता खत्म हो चुकी है, यानी उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। और अगर रिसोर्सेज की उपलब्धता में कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब जो आपकी साइबर सुरक्षा है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। क्लियर है? सो ये आपके साइबर सुरक्षा के 3 गोल हैं और साइबर सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए इन तीनों गोलों को फुलफिल करना जरूरी होता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी इसको समझने के बाद अब हम समझेंगे कि जो साइबर अपराध हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, साइबर अपराध आपके कई प्रकार के होते हैं और सबसे पहले हम लोग जिस साइबर अपराध को समझेंगे वो है आपका साइबर बुलिंग। देखिए, ये जो बुलिंग शब्द है, बुलिंग शब्द बना है बेसिकली बुली से। ठीक, बुली का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को इंटिमिडेट करना, किसी के मन में भय पैदा करना। इसी तरह अगर किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है, किसी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा रहा है, तो ये भी आपका बुली के अंदर आएगा। किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये भी आपका बुली के अंदर आएगा। ठीक है? सो कुल मिलाकर ये जितनी भी गतिविधियां हैं, ये जितने भी एक्ट हैं, ये सब आपके बुली के अंदर आते हैं। ठीक, अब अगर यही बुली यानी यही गतिविधियां, यही एक्ट अगर आईटी टूल्स की मदद से किए जाएं, यानी जब कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आईटी टूल्स की मदद से किसी को डराया जाए, किसी को धमकाया जाए, किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए, तो यही आपका साइबर बुलिंग कहलाता है। क्लियर है? सो साइबर बुलिंग का मतलब बेसिकली ऐसे साइबर अपराध से है जहां पर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल जैसे आईटी टूल्स की मदद से किसी को बुली किया जाता है, यानी किसी को डराया धमकाया जाता है या किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित या बदनाम किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका साइबर बुलिंग। ठीक है? अब देखिए, ये जो साइबर बुलिंग है ये कई तरीके से हो सकती है। जैसे किसी को धमकी भरा ईमेल भेजना या किसी को धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेजना जिससे कि सामने वाले के मन में भय पैदा हो जाए, या किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना जिससे कि उस इंसान को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़े, किसी की कुछ पर्सनल निजी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना जिससे कि उसको सभी लोगों के सामने अपमानित होना पड़े। इसी तरह किसी का अगर कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक कर लिया जाता है, यानी किसी का नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लिया जाता है और उसके बाद उस प्रोफाइल को यूज करके उस विक्टिम को बदनाम किया जाता है या दूसरों से पैसे मांगे जाते हैं, तो ये भी आपका साइबर बुलिंग के अंदर आएगा। ठीक है? इसी तरह आपने सुना होगा ट्रोलिंग। जो ट्रोलिंग है ये भी आपकी साइबर बुलिंग के अंदर ही आता है। ट्रोलिंग बहुत फेमस है, आप लोग जानते भी हैं। सो ट्रोलिंग बेसिकली होता क्या है कि ट्रोलिंग के अंदर अगर कोई यूजर फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई राय रखता है, कोई अपना मत व्यक्त करता है और अगर बाकी यूजर्स को उसकी वो राय पसंद नहीं आती, तो हो सकता है कि दूसरे लोग उसकी राय की आलोचना करने लगे, इवन उसको भद्दी भद्दी गालियां देने लगे या उसका मजाक उड़ाने लगे। सो ये ट्रोलिंग है बेसिकली, ये भी क्या है, ये भी आपकी साइबर बुलिंग के अंदर आती है। क्लियर है? सो साइबर बुलिंग का मतलब समझ में आया? किसी को आईटी टूल्स की मदद से बुली करना, किसी को आईटी टूल्स की मदद से डराना, धमकाना, किसी को अपमानित करना, तो ये कहलाता है आपका साइबर बुलिंग। ठीक है? अब देखिए, साइबर बुलिंग के बाद अगला आता है आपका साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के अंदर ये जो वर्ड है आपका स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी की गतिविधियों पर नजर रखना, मॉनिटर करना कि भाई सामने वाला कहां जाता है, कहां काम करता है, किससे मिलता है, क्या उसकी पसंद है, क्या उसकी नापसंद है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी स्टॉकिंग के अंदर आती हैं। और जब यही स्टॉकिंग यानी जब यही गतिविधियां आईटी टूल्स की मदद से की जाए, यानी जब इंटरनेट की मदद से किसी की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, जिससे कि उस विक्टिम से जुड़ी कुछ निजी जानकारियां प्राप्त की जा सकें और बाद में उन जानकारियों का मिसयूज करके उस विक्टिम को परेशान किया जाए, उसको प्रताड़ित किया जा सके या उसको डराया धमकाया जा सके, तो यही आपका साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है? ये जो साइबर स्टॉकिंग है बेसिकली
ये साइबर बुलिंग का ही विस्तार है। ठीक है, सो मिलती जुलती चीजें हैं। इसका मतलब है कि साइबर बुलिंग के अंदर आपने जो भी गतिविधियां देखी, ऑलमोस्ट वो सारी गतिविधियां आपको साइबर स्टॉकिंग के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे किसी को धमकी भरा ईमेल भेजना, किसी को धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेजना, उसको डराना धमकाना, किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक कर लेना और किसी का नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेना और फिर उस नकली प्रोफाइल की मदद से उस इंसान को बदनाम करना या दूसरों से पैसे मांगना, किसी के सिस्टम हैक कर लेना और उसकी जो निजी जानकारी है उसको चुरा लेना। ठीक है, किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसको सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रकट कर देना, जैसे किसी का एड्रेस, किसी का मोबाइल नंबर। ठीक, इसी तरह हो सकता है कि जो अटैकर हो वो विक्टिम के कंप्यूटर में स्पाईवेयर फैला दे, जिससे वो लगातार विक्टिम की लोकेशन को ट्रैक करता रहे। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं ये सारी आपकी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती हैं। क्लियर हो गया? सो साइबर स्टॉकिंग का मतलब समझ में आया आपको? साइबर स्टॉकिंग का मतलब ऐसे साइबर अपराध से है जहां पर इंटरनेट जैसे आईटी टूल्स की मदद से किसी की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, उनको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए साइबर स्टॉकिंग के बाद जो आपका अगला अपराध है, साइबर अपराध है, वो है आपका साइबर पोर्नोग्राफी। देखिए इंटरनेट पर जो भी आपका पोर्नोग्राफी है, जो भी आपकी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स हैं, ये सब आपके साइबर पोर्नोग्राफी के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक, सो बेसिकली इसके अंदर जो आपकी असली सामग्री है, असली सामग्री का जो प्रसारण होता है इंटरनेट पर, वो बेसिकली एक प्रकार का साइबर अपराध है और ये साइबर पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे अश्लील चित्र भेजना, अश्लील लेख लिखना, ये सब आपका साइबर पोर्नोग्राफी के अंदर शामिल किया जाता है। क्लियर है? सो ध्यान रखिए, साइबर पोर्नोग्राफी भी आपका एक प्रकार का साइबर अपराध है। साइबर पोर्नोग्राफी के बाद जो अगला अपराध है वो है साइबर ग्रूमिंग। देखिए साइबर ग्रूमिंग आपका एक ऐसा साइबर अपराध है जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। बेसिकली जो कई सारे आपके चैटिंग एप्स हैं या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी मदद से जो अटैकर होता है वो बच्चों से दोस्ती करता है और जब किसी बच्चे का विश्वास कोई अटैकर जीत लेता है, यानी जब बच्चे को उस अटैकर के ऊपर भरोसा हो जाता है, तो अटैकर उस भरोसे का, उस ट्रस्ट का मिसयूज करता है और कई तरीके से बच्चे का शोषण कर सकता है। जैसे हो सकता है कि अटैकर उस बच्चे को अपने कुछ आपत्तिजनक फोटो भेजने को बोले, जिससे कि उस बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। ठीक, इसी तरह हो सकता है कि अटैकर उस बच्चे से पैसे की डिमांड करे या उस बच्चे से अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कोई जानकारी मांगे, या हो सकता है वो अपने अटैकर उस बच्चे से कोई अनैतिक काम करने को बोले। तो कुल मिला के जितनी भी काम है, ये जितनी भी गतिविधियां हैं, ये सब आपकी साइबर ग्रूमिंग के अंदर हो सकती है। ठीक है, सो ये कहलाता है आपका साइबर ग्रूमिंग, जिसके अंतर्गत अपराधी किसी बच्चे से ऑनलाइन दोस्ती करता है और यौन शोषण या तस्करी के भविष्य के इरादों के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। ठीक है, साइबर ग्रूमिंग के बाद अगला जो साइबर अपराध है वो है साइबर वॉरफेयर। देखिए साइबर वॉरफेयर में ये जो वर्ड है आपका वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध, है ना। जैसे दो देशों के बीच बॉर्डर पर लड़ाई होना, वो क्या कहलाता है? आपका वॉरफेयर कहलाता है। वहीं अगर बात की जाए साइबर वॉरफेयर की, तो साइबर वॉरफेयर के अंदर आपको बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ना है। यहां पर आप अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर सामने वाले के खिलाफ लड़ाई छेड़ सकते हैं। देखिए दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क, कुछ महत्वपूर्ण संवेदनशील आधारभूत ढांचे पाए जाते हैं। जैसे किसी देश का संचार नेटवर्क, किसी देश का फाइनेंशियल नेटवर्क, किसी देश के मिलिट्री सिस्टम्स, किसी देश के अंतरिक्ष या न्यूक्लियर एनर्जी जैसे संवेदनशील आधारभूत ढांचे। तो ये जो आपका साइबर वॉरफेयर है, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर कोई भी एक राज्य या कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन किसी दूसरे देश के जो महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, सो जो आपका साइबर वॉरफेयर है, इसके अंदर एक राष्ट्र, राज्य या अंतरराष्ट्रीय संगठन दूसरे देश के जो महत्वपूर्ण नेटवर्क होते हैं उन पर हमला करने का प्रयास करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस देश के महत्वपूर्ण नेटवर्क को एक्सेस करके, उनको हैक करके
जो महत्वपूर्ण व संवेदनशील जानकारी है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको चुराया जा सके या उस डेटा को नष्ट किया जा सके, या जो आपका नेटवर्क संचार है उसको बाधित किया जा सके। सो यही आपका साइबर वॉरफेयर कहलाता है। जैसे आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर साइबर हमले किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के ऊपर एक DDoS अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसरो के जो सर्वर हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। या हो सकता है पाकिस्तान भारत की रक्षा मंत्रालय की साइट्स को हैक कर ले और कोई महत्वपूर्ण डेटा या महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ले। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके साइबर वॉरफेयर के अंदर आएंगे, क्योंकि यहां पर एक देश किसी दूसरे देश के नेटवर्क में इलीगली घुसकर डेटा चुराने की या उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका साइबर वॉरफेयर। ठीक, देखिए अगर इसके और एग्जांपल की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जो कि हमको साइबर वॉरफेयर के बारे में बताते हैं। जैसे 2010 में अमेरिका ने एक वर्म तैयार किया था और ये इस वर्म का नाम था स्टक्सनेट। तो अमेरिका ने एक वर्म यानी एक वायरस तैयार किया था स्टक्सनेट नाम का, और इसका प्रयोग अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को प्रभावित करने के लिए किया था। सो बेसिकली अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता था। इस वजह से अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनके नेटवर्क के अंदर इस वर्म को फैला दिया था, जिसकी वजह से ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ठीक इसी तरह 2017 में रशिया ने एक रैंसमवेयर फैलाया पूरी दुनिया में, जिसका नाम था नॉटपेट्या। 2017 में रशिया ने नॉटपेट्या नाम का एक रैंसमवेयर फैलाया था, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर काफी नुकसान हुआ था। इसी तरह 2020 में एक साइबर अटैक किया गया था जिसका नाम था सोलरविंड अटैक। ये जो साइबर अटैक था ये बेसिकली अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके जो सप्लाई चेन नेटवर्क थे उसको बाधित करने के लिए ये साइबर हमला किया गया था। सो ये जितने भी एक्ट हैं ये सब आपके साइबर वॉरफेयर के ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? समझ में आया कि साइबर वॉरफेयर का क्या मतलब होता है। अब देखिए साइबर वॉरफेयर के बाद जो अगला आपका अपराध है, साइबर अपराध है, वो है आपका सलामी हमला, सलामी अटैक। देखिए सलामी हमला बेसिकली एक ऐसा साइबर अपराध है जिसके अंदर बहुत छोटी मात्रा में यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में डेटा या पैसे की चोरी की जाती है ताकि उसे कोई नोटिस ना कर पाए। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर केसों में ये जो आपका सलामी अटैक है ये आर्थिक अपराध यानी वित्तीय अपराध करने के लिए इस प्रकार का हमला किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के मैं आपके माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि सलामी हमला क्या होता है। मान लीजिए कोई बैंक है SBI, तो मान लेते हैं कि SBI बैंक के 1 करोड़ खाते हैं। कितने? मान लेते हैं कि SBI बैंक के 1 करोड़ खाते हैं। अब मान लीजिए कोई अटैकर आता है, कोई हैकर आता है, वो क्या करता है कि वो SBI बैंक की जो 1 करोड़ अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, इनको हैक कर लेता है और वो इन 1 करोड़ अकाउंट्स में से हर अकाउंट में से एक पैसा काट लेता है। यानी वो जो अटैकर है, ये जो आपके 1 करोड़ अकाउंट है, 1 करोड़ खाते हैं SBI के, प्रत्येक खाते में से जो अटैकर है वो 1 रुपए चुरा लेता है। ठीक, सो अगर वो 1 करोड़ खाते हैं और हर खाते में से अगर अटैकर 1 रुपए चुरा रहा है तो इसका मतलब है कि अटैकर के पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, क्योंकि हर खाते से कितने रुपए चुरा रहा है, हर खाते से वो 1 रुपए चुरा रहा है और ऐसे टोटल 1 करोड़ खाते हैं। सो इसका मतलब यहां पर जो अटैकर है वो अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लेगा या 1 करोड़ रुपए चुरा लेगा, और जिन लोगों के खातों से वो 1 रुपए कटा है वो लोग इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारे बैंक खातों से जब भी 50 पैसे या 1 रुपए कटता है तो हम उसको उतना नोटिस नहीं करते। सो जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स में से जो 1 रुपए कटा होगा वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। वही जो अटैकर होगा वो क्या कर लेगा, वो हर खाते से 1 रुपए काट कर अपने पास 1 करोड़ रुपए जमा कर लेगा। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका सलामी अटैक, सलामी हमला, जिसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट में पैसे की चोरी की जाती है ताकि कोई इसको नोटिस नहीं करे। ठीक, सो सलामी अटैक के अंदर बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं, आपके जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको इन्वॉल्व किया जाता है और इनकी मदद से जो बैंक खाते होते हैं उनमें से बहुत छोटे अमाउंट में पैसे को चुराया जाता है ताकि कोई भी उसको नोटिस
ना करें। क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है आपका सलामी हमला। सलामी हमले के बाद अगला जो साइबर अपराध है वो है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी पहचान की चोरी। देखिए, जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आइडेंटिटी यानी पहचान की चोरी की जा रही है। बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर किसी व्यक्ति से संबंधित ऐसी जानकारियां जो कि उसकी निजी पहचान बताती हैं, जैसे उस व्यक्ति का ड्राइवर लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड या पैन कार्ड नंबर। सो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां बताती हैं, इन इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर चुराया जाता है और फिर उसके बाद इसका मिसयूज किया जाता है और जिस व्यक्ति की जानकारी चुराई गई है उसको इस वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये जो आपका अपराध है आइडेंटिटी थेफ्ट, मेनली आर्थिक अपराध यानी आर्थिक लाभ पाने के लिए इस प्रकार का अपराध किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अटैकर आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा लेता है और वो डिटेल्स चुरा के वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। सो इस केस में जो बिल होगा वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो शॉपिंग की गई है। सो यहां पे होगा क्या कि जो अटैकर है वो तो शॉपिंग कर लेगा, बट जो आर्थिक नुकसान है वो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है? सो ज्यादातर केसों में ये जो आपका अपराध किया जाता है, ये जो आपकी पहचान की चोरी की जाती है, आर्थिक लाभ पाने के लिए इस प्रकार का अपराध किया जाता है। ठीक, अब देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर जो जानकारियां चुराई जा रही थी जो कि किसी व्यक्ति की निजी पहचान बताती हैं, तो इन जानकारियों चुराने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका हो सकता है फिशिंग। फिशिंग के अंदर जो अटैकर होता है वो विक्टिम को एक नकली ईमेल के थ्रू मैसेज भेजता है और उसके मदद से वो विक्टिम से महत्वपूर्ण जानकारियां या कुछ निजी जानकारियां जुटा लेता है। ठीक, जिसकी वजह से विक्टिम को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसी तरह हो सकता है कि जो अटैकर हो वो विक्टिम के सिस्टम के अंदर मैलवेयर यानी वायरस फैला दे, जिससे उसके सिस्टम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो उसको अटैकर चुरा सकता है। ठीक, इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भी जो अटैकर है वो विक्टिम से उसकी निजी जानकारियां चुरा सकता है। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के अंदर जो अटैकर होता है वो एक तरह से विक्टिम को अपनी बातों में फंसाकर उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकलवाता है। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपका पहचान की चोरी का। इसके अलावा एक तरीका होता है स्किमिंग। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप एटीएम मशीन पर जाते हैं, तो एटीएम मशीन पर जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो हो सकता है कि उस मशीन के अंदर कुछ ऐसे डिवाइस इंस्टॉल हो जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा लें, और जब वो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराएंगे तो हो सकता है कि इलीगली क्या हो जाए, इलीगली उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की जाए और उसका जो आर्थिक नुकसान है वो आपको उठाना पड़े। क्लियर है? सो स्किमिंग के जरिए भी जो जानकारी है उसको चुराया जा सकता है। ठीक, आइडेंटिटी थेफ्ट के बाद जो अगला अपराध है वो है आपका स्पूफिंग। देखिए, स्पूफिंग बेसिकली एक तरह का आपकी पहचान की चोरी है, यानी ये भी एक तरह का क्या है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट है, जिसके अंदर अपराधी एक फर्जी यानी एक जाली पहचान बनाकर विक्टिम को धोखा देता है। बेसिकली स्पूफिंग के अंदर जो अपराधी होता है वो अपने आप को विक्टिम के सामने एक ऐसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है जिसको कि विक्टिम या तो जानता है या विक्टिम उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, जैसे कोई जाना पहचाना व्यक्ति या कोई विश्वसनीय संस्था। सो जब अटैकर अपने आप को विक्टिम के सामने एक ऐसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है जिसको कि विक्टिम जानता है या उस पर भरोसा करता है, सो इस केस में होता क्या है कि कई बार जो विक्टिम होता है वो गुमराह हो जाता है और वो उस अटैकर को वही विश्वसनीय स्रोत मानकर उसके साथ कई बार अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन या निजी जानकारियां शेयर कर देता है, जिसकी वजह से विक्टिम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका स्पूफिंग, जो कि क्या है, जो कि आपकी एक प्रकार की पहचान की चोरी है। ठीक, अब देखिए, जो स्पूफिंग है ये भी आपके कई प्रकार की होती है। इसमें से एक कहलाता है आपका ईमेल स्पूफिंग, एक कहलाता है कॉलर आईडी स्पूफिंग, इसी तरह आपकी एक होती है आईपी स्पूफिंग। तो अगर बात की जाए ईमेल स्पूफिंग की, तो ईमेल स्पूफिंग के अंदर बेसिकली जो अटैकर होता है वो किसी विश्वसनीय स्रोत की जो ईमेल आईडी होती है उसको स्पूफ करता है, जैसे कोई जाना पहचाना व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित संस्था।
तो जो अटैकर होता है वो इस तरह के जो persistent स्रोत होते हैं उनकी ईमेल आईडी को स्पूफ करता है, यानी उनकी एक नकली ईमेल आईडी बनाता है और फिर उस नकली ईमेल आईडी को यूज करके वो विक्टिम को मैसेज भेजता है। और जब विक्टिम उस मैसेज को प्राप्त करता है तो वो यही मानकर चलता है कि ये जो मैसेज आया है ये उसी persistent स्रोत की तरफ से आया है। क्यों? क्योंकि जो मैसेज के ऊपर जो आपका ईमेल पता होता है वो दरअसल उसी persistent स्रोत का शो कर रहा होता है, जबकि देखा जाए तो वो जो ईमेल आईडी है वो दरअसल जो अटैकर यानी जो अपराधी है उसने उसको स्पूफ कर दिया है, यानी एक नकली ईमेल आईडी के थ्रू विक्टिम को मैसेज भेजा गया है। बट विक्टिम को यही लगता है कि उसी असली स्रोत से ये मैसेज आया है, और जब विक्टिम उस मैसेज को खोलता है तो हो सकता है कि उस मैसेज के अंदर विक्टिम को बोला जाए कि नीचे कुछ लिंक्स दी गई हैं जिसको क्लिक करना है, और अगर विक्टिम उस लिंक्स को क्लिक कर देता है तो हो सकता है कि उस लिंक के अंदर वायरस हो और वो वायरस विक्टिम के कंप्यूटर के अंदर फैल जाए, जिससे कि उसकी जो जानकारी है वो चोरी हो सकती है। यह हो सकता है कि उस लिंक को ओपन करने से विक्टिम के सामने किसी कंपनी का एक नकली होम पेज खुल जाए और उस पर उसको जानकारियां देने के लिए बोला जाए, और अगर एक बार विक्टिम अपनी जानकारियां उस नकली होम पेज पर भर देता है तो उस केस में भी विक्टिम की जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है। क्लियर है? सो इस तरह से जो आपकी ईमेल स्पूफिंग है वो की जाती है, जिसके अंदर एक नकली ईमेल का भेजकर विक्टिम से जानकारियां जुटाई जाती हैं। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग के बाद अगला आपका जो स्पूफिंग का प्रकार है वो है आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग। देखिए, कॉलर आईडी स्पूफिंग में बेसिकली कॉलर आईडी को स्पूफ किया जाता है और इसकी मदद से जो विक्टिम है उसको धोखा दिया जाता है। कॉलर आईडी बेसिकली आपका मोबाइल का वो फीचर होता है जिसकी मदद से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर व नेम शो होता है। ठीक, सो यहां पे होता क्या है कि जो अपराधी होता है वो किसी कॉलर आईडी को कोई नकली कॉलर आईडी बनाता है और उस नकली कॉलर आईडी का यूज करके वो विक्टिम को कॉल करता है, और जब विक्टिम के पास वो इनकमिंग कॉल आती है तो विक्टिम को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वो नाम दिखाई देता है जिसको कि विक्टिम जानता है या जिस पर विक्टिम भरोसा करता है, और विक्टिम उसे असली मानकर जब उस नंबर पर बात करता है तो हो सकता है कि जो अपराधी है वो विक्टिम को अपनी बात में फंसा दे और उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी या निजी इंफॉर्मेशन निकलवा ले, जिसका कि बाद में विक्टिम को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो ये कहलाता है आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है, मान लेते हैं कि आपका HDFC बैंक में कोई अकाउंट है और आप अपने बैंक में किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर बैंक के मैनेजर से बात करते हो। मान लीजिए एक अटैकर आता है, वो एक नकली कॉलर आईडी बनाता है और उसको यूज करके वो आपको कॉल करता है। अब जब आपके मोबाइल पे वो जो इनकमिंग कॉल आएगी तो हो सकता है आपके मोबाइल पे जो नंबर और नाम दिखाई दे वो उस मैनेजर का दिखाई दे जिससे कि आप रेगुलर बात करते हैं। सो आपको यही लगेगा कि उसी बैंक मैनेजर ने आपको फोन किया है, और जब आप उस नंबर पर बात करोगे तो हो सकता है कि वो अपराधी आपसे बोले कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, आपको एक OTP मिलेगा और आपको उस OTP को मुझे बताना है, और अगर आप वो OTP शेयर कर देते हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो चोरी हो जाए। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग की तरह ही आपका एक होता है IP स्पूफिंग। IP स्पूफिंग के अंदर जो आपके IP एड्रेस होते हैं उनको स्पूफ किया जाता है, यानी नकली IP एड्रेस की मदद से जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट है वो भेजी जाती है। सो बेसिकली ये जो आपकी IP स्पूफिंग है, आपका जो DDoS अटैक होता है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल सर्विस अटैक होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए इस प्रकार की स्पूफिंग की जाती है जिसकी मदद से किसी नेटवर्क में इनलीगली एक्सेस प्राप्त की जाती है। ठीक, DDoS अटैक क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। IP स्पूफिंग के बाद आपकी एक और स्पूफिंग होती है जिसको बोलते हैं हम वेबसाइट स्पूफिंग, जिसके अंदर विक्टिम के सामने पूरी एक नकली वेबसाइट प्रस्तुत कर दी जाती है और उसके बाद विक्टिम उस वेबसाइट पर जाकर जब अपनी डिटेल्स भरता है तो उसकी जानकारी चोरी हो जाती है। क्लियर है? इसी तरह एक स्पूफिंग होती है आपकी GPS, जिसके अंदर जो अपराधी होता है वो नकली GPS सिग्नल भेजकर डिवाइस को गुमराह करता है, जिसकी वजह से आपके जो नेविगेशन सिस्टम है, आपके जो व्हीकल्स हैं, आपके जो ड्रोन है वो अपना पथ या अपना मार्ग भटक जाते हैं। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका स्पूफिंग। स्पूफिंग के बाद अगला जो अपराध है वो है आपका सोशल इंजीनियरिंग।
देखिए जो सोशल इंजीनियरिंग है बेसिकली आपकी एक प्रकार की विश्वास युक्ति है, एक प्रकार की कॉन्फिडेंस ट्रिक है, जिसके अंदर जो अपराधी होता है वो विक्टिम को यानी सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ एक प्रकार का इमोशनल कनेक्ट तैयार बना के उससे कुछ गोपनीय सूचना या जानकारियां निकलवाता है। अभी मैंने आपको जो स्पूफिंग बताया, तो स्पूफिंग के वो जितने भी तरीके हैं वो सब कुछ आपका सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। ठीक, सो साइबर सुरक्षा के संदर्भ में हम लोग बोल सकते हैं कि जो सामाजिक इंजीनियरिंग है ये कला है जिसकी सहायता से कोई दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने या कुछ गोपनीय सूचना उगलने के लिए तैयार कर देती है। यानी इसके अंदर एक ऐसी कॉन्सेप्ट ट्रिक है जिसकी मदद से जो अटैकर होता है वो सामने वाले को अपनी बात में फंसाकर उससे महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ निजी जानकारियां निकलवा लेता है। तो ये कहलाता है आपका सोशल इंजीनियरिंग। ये एक व्यापक टर्म है जिसके अंदर आपकी स्पूफिंग या अभी मैं आपको फिशिंग पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपकी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, देखिए भारत में आपकी जो क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी है वो आमतौर पर इसी सोशल इंजीनियरिंग से ही की जाती है, जहां पर कोई उपयोगकर्ताओं को कॉल करता है, बैंक अधिकारी होने का संदेश देता है और उपयोगकर्ता को अपने वित्तीय हितों या बैंक खातों आदि की सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी साझा करने को कहता है। और अगर उपयोगकर्ता ऐसा कर देता है तो उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लियर है? तो यह कहलाता है आपका सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के बाद जो अगला आपका साइबर अपराध है वो है आपका फिशिंग। देखिए जो फिशिंग है अभी मैंने आपको बताया कि फिशिंग भी बेसिकली आपका एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है। यानी जिस तरह से स्पूफिंग को सोशल इंजीनियरिंग के अंदर शामिल किया जाता है, इसी तरह जो फिशिंग है वो भी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। मैंने अभी आपको जो ईमेल स्पूफिंग बताई थी, तो बेसिकली जो आपका ईमेल स्पूफिंग है इसी को फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर जो अटैकर होता है वो विक्टिम को एक नकली ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज भेजता है और फिर उससे महत्वपूर्ण जानकारियां निकलवाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अटैकर है वो फेसबुक कंपनी का जो ईमेल आईडी है उसको स्पूफ करता है, यानी फेसबुक का एक नकली ईमेल आईडी बनाता है और उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको मैसेज भेजता है। अब आपको जब वो मैसेज मिलेगा तो आपको यही लगेगा कि जो मैसेज है वो फेसबुक ने ही आपको भेजा है। क्यों? क्योंकि उस मैसेज के ऊपर जो ईमेल आईडी होगा वो दरअसल फेसबुक का ही शो हो रहा होगा, पर देखा जाए तो वो एक नकली ईमेल आईडी है जिसको कि अटैकर ने स्पूफ किया है, यानी उसने एक नकली ईमेल आईडी तैयार किया है। सो जब आप उस मैसेज को असली मानकर, यानी ये मानकर कि ये फेसबुक ने भेजा है आपको, जब आप उस मैसेज को ओपन करते हो तो हो सकता है कि उस मैसेज के अंदर आपको बोला जाए कि आपके फेसबुक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। सो नीचे एक लिंक दी जा रही है जिसको क्लिक करने पर आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है, जिससे कि आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, सो आप उसे असली मानकर आप क्या करोगे, आप उस लिंक को क्लिक करोगे और जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपके सामने फेसबुक का एक नकली होम पेज ओपन हो जाए जो कि देखने में बिल्कुल असली लगे और आप उस नकली होम पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और जैसे आप अपनी डिटेल्स भरोगे वैसे ही आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, यानी आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो हैक हो जाएगा और आपकी जो जानकारी है वो चोरी हो जाएंगी। यह हो सकता है कि उस लिंक को क्लिक करने पर कोई वायरस आपके सिस्टम में फैल जाए और फिर उस वायरस के थ्रू आपके सिस्टम में से महत्वपूर्ण जानकारी या निजी जानकारियां चुरा ली जाए। क्लियर है? तो यह कहलाता है आपका फिशिंग, जो बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आपका ईमेल स्पूफिंग है। क्लियर हो गया? फिशिंग के बाद अगला जो अपराध है वो है आपका विशिंग। देखिए जो विशिंग है इसे वॉइस फिशिंग के रूप में भी जाना जाता है। यानी ये भी क्या है, एक तरह की फिशिंग ही है। अंदर केवल इतना है कि फिशिंग के लिए आप यूज कर रहे थे ईमेल का, ठीक, वहीं जो विशिंग है इसमें आप यूज करते हो फोन का। ठीक, यानी जो काम आप ईमेल के माध्यम से कर रहे थे सेम वही चीज जब आप मोबाइल के माध्यम से करते हो तो वो कहलाता है आपका विशिंग, जिसे हम वॉइस फिशिंग के रूप में भी जानते हैं। क्लियर हो गया? सो विशिंग क्या है, हम बोल सकते हैं विशिंग, जिसे वॉइस फिशिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर अपने लक्ष्य से व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए फोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अपराध में साइबर अपराधी
पीड़ितों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने हेतु राजी करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें लक्ष्य आमतौर पर वित्तीय खातों तक पहुंच बनाना होता है। ठीक है, सो जो आपकी पारंपरिक फिशिंग है वो होती है आपकी ईमेल पर आधारित। इसी तरह जो टेक्स्ट के थ्रू जब आप ये काम करते हो तो वो कहलाता है आपका स्मिशिंग, और जब यही काम आप फोन के थ्रू करते हो तो वो कहलाता है आपका विशिंग। क्लियर हो गया? सो ये फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग ये सब एक ही चीज है, केवल जो आपके तरीके हैं वो बदल रहे हैं। किसी में ईमेल का यूज किया जा रहा है, किसी में फोन का, किसी में टेक्स्ट मैसेज का। क्लियर हो गया? सो ये थे आपके साइबर अपराध के कुछ प्रकार। बाकी के जो आपके साइबर अपराध है उनको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।